वाला है, ये बीजेपी का नहीं है। ये चला आगे अपना हीरो है। बहुत हमारा फोटो खींच लेना। ये तीनों हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा श्री शर्मा जी का परिचय आपको दे दूं। वैसे यहाँ उपस्थित अनेक लोग उनसे परिचित हैं, जानते हैं उनको। श्री हेमंत शर्मा जी, या कहूँ मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर है इंदौर के चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के योग विभाग में। इनको योग की शिक्षा और योग थेरेपी का करीब 20 वर्ष का अनुभव है और उन्होंने अब तक योग और स्वास्थ्य की 100 से ज़्यादा कार्यशालाएं अटेंड की है। DAVV इंदौर के बोर्ड ऑफ योग के भी मेंबर हैं आप। और भारत सरकार ने उनको योग की जागरूकता के प्रसार हेतु जापान डेप्यूट किया था। उनको वर्ष 2022-23 में 1 वर्ष हेतु हाई कमीशन ऑफ इंडिया लुसाका जाम्बिया में पढ़ाने का भी अनुभव है योग का। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में उनको असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मोम्बासा केन्या में भी आमंत्रित किया था। तो ऐसे अनुभवी और योग के सिद्धहस्त व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री के जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो श्री डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा जी को मंच पर ससम्मान लेकर आएँ। श्री शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सभापति श्री माहेश्वरी साहब को और अध्यक्ष श्री दिलावरी साहब को। मंच पर आ जाएं स्वागत के लिए। आइए आइए, दोनों का भी मैडम आप भी पधारिए। आगे के कार्यक्रम के लिए हैंड माइक या कॉलर माइक? हैंड माइक है। हाँ, हेड माइक। हेलो हेलो हेलो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते नमस्ते। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दें सभी लोग। मेरे ख्याल सभी युवा लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने। ऐसा लगे कि हम सब लोग जीवन के उस पड़ाव में हैं जहां जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि बजाकर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी बात रखूं। 1 2 1 2 3। आप सभी का स्वागत है इस विषय के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है करूंगा कि योग के विषय को आपके समक्ष रख सकूं और योग का जो बेहतर उपयोग हो सकता है इस उम्र में उसको आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। हम सभी जीवन में क्या चाहते हैं? एक जो भी मानव होता है वो जीवन में क्या चाहता है? निरोगी काया और माया, डॉलर, और बताइए। आप सब लोग ऐसे मुकाम से आए, मुझे लगता है सब लोग सफल हैं जीवन में, सार्थक भी हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप रिटायर हुए हैं और उसके बाद जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं आपसे भी सीखूंगा और ऐसी सार्थक चर्चा हम अगले 20-25 मिनट करेंगे कि जिससे कि वर्तमान में जो भी आपको लगता है कि फिजिकल मेंटल आपको और थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करनी है, ये योग के माध्यम से कैसे और बेहतर हम कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा है कि हम सब जितने भी मानव इस पृथ्वी पे है क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, राइट? सुख, हैप्पीनेस, खुशी चाहते हैं। वो है शारीरिक सुखी, मानसिक सुख, कुछ भी सुख है तो सुख चाहते सब। और किस बात को लेकर हम सब चाहते हैं कि ये हमसे दूर रहे? कौन सी बात है कि हम सब चाहते हैं कि ये हमसे दूर रहे जिंदगी में? हाँ, बीमारियां दूर रहे हमसे और टेंशन दूर रहे हमसे, लेकिन वो चिपका हुआ ही रहता है है ना? और यस, दुख, सारोनेस, मिजरीज, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उससे हम दूर रहना चाहते हैं। यानी स्पष्ट हुआ कि सुख हर व्यक्ति चाहता है और दुख नहीं चाहता कोई भी, राइट? इसी के लिए पूरा दर्शन बना हुआ है कि हम जीवन में बेहतर सुख क्या होता है या आनंद क्या होता है उसको समझ सकें और वास्तविक दुख क्या होता है जीवन में इसको भी हम जान सकें। 100 रुपये खो गए मेरे जेब में से, आदमी परेशान दूसरों को भी परेशान कर देता है। तो क्या वास्तविक दुख है? ये उसके लिए बहुत बीपी वगैरह बढ़ाना चाहिए उसको? यही कुछ बातों को हम 10-15 मिनट चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे माध्यम हैं हमारे भारतीय संस्कृति में जिसके माध्यम से जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जीवन के इतने लंबा आपको अवसर या अनुभव है, वो सब बातें आपको सुनी हुई होगी, लेकिन उसको मैं अलग संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा शास्त्र कहता है, रघुवंश काव्य कहता है, शेषवै अभ्यस्त विद्यानाम, संस्कृत में है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। शेषवै अभ्यस्त विद्यानाम यौवनै विष एषिणाम और वार्धिके मुनिवृत्ति नाम योगी नान्ते त्यनुत्यजा। उन्होंने रघुवंश, जिस कुल में अभी श्री राम भी जन्म लिए थे और अब भव्य मंदिर उनका बना हुआ है, उस कुल की उन्होंने एक छोटी सी पद्धति को इस श्लोक में रखा हुआ है कि हम लोगों का जो जीवन है, जो भी जीवन भगवान ने दिया है, शास्त्रों में वेदों में कितना उम्र बताई है हम सबकी? कितनी उम्र बताई है? देखिए, मेरा सेशन आपको बोरिंग नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं प्राध्यापक हूं।
और आपको निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छी बातें करके ही जाऊंगा और आपके साथ अच्छे विचारों के साथ समन्वय होगा, लेकिन ये वार्तालाप हम के साथ करते रहे। तो कितना साल का बोला है? 100 साल। सतन जीवे में सरदा, 100 साल तक जीना। अब 100 साल तक करना क्या, उसका प्लान भी तो होना चाहिए ना। आप 100 साल तक इस जीवन को लेके करेंगे क्या? तो यहां इस श्लोक में बहुत अच्छी बात बताई है, शेषवे अभ्यस्त विद्याना, यानी अपने जीवन के प्रारंभ में हमको क्या करना है? विद्या अर्जन करना है, जिसको हमारे यहां 4 आश्रम व्यवस्था बताई है। पहला आश्रम क्या बताया? ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्या अर्जन करना। दूसरा यौवने विशेषणाम, हमारे पास ऊर्जा है उसको भी अच्छे से उपभोग करना। एक होता है उपयोग और एक होता है उपभोग। उसमें योग जुड़ा हुआ है इसमें। अब आपको चयन करना है कि हमको भोग करना है या उसका उपयोग करना है। भोग और योग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हम रहें वहाँ जीवन का सर्वांगीण लाभ और आनंद हम ले सकें, ऐसा जीवन का उत्तरार्ध का हमको समय को अच्छे से नियोजन करना है। तो दूसरा उसमें क्या करना है? अपना जो भी जीवन का ध्येय है, इच्छा है, उसको पूर्ति करना। फिर गृहस्थ जीवन हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। तीसरा आश्रम क्या बताया? वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के लिए यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? शेषवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धिके मुनिवृत्तिना। अब यहाँ पर उन्होंने बताया जीवन 60-65 के बाद हमारी वृत्ति कैसी हो जाना चाहिए? मुनिवृत्ति। मुनिवृत्ति का मतलब क्या हुआ? मन से हमको धीरे धीरे निर्लिप्त होना। जैसे कमल का फूल होता है, वहाँ जहाँ रहता है ठीक है, लेकिन वहाँ से निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हमारी कम हो सकती है यदि हम जहाँ हैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। ये जो अटैचमेंट है इसको हम कैसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं वो भी मैं आगे के सत्र में बताने वाला हूँ। और लास्ट में क्या बताया उन्होंने? योगी नान्ते त्यनुत्यजाम। एक योगी की तरह, हम सबको मालूम है जीवन की 3 सत्य, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, यानी एक दिन हमको यहां से जाना भी है। उसके लिए हमारा तैयारी क्या है? और योग कहता है कि जीवन में जब तक एक एक श्वास है तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से हम जीवन को जी सकते हैं। कैसे जीवन को बहुत बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं, ऐसा दृष्टिकोण योग देता है। योग के माध्यम से हम तन से तपस्वी, मन से मनस्वी और वाणी से ओजस्वी बनकर बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। जो भी हमारे दायित्व हैं उनका बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं और जीवन में सफल और सार्थक जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए मैं रखूँगा योग क्या है, थोड़ा सा पहले हम उसको जानेंगे और पंचकोश के सिद्धांत को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे हम बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वेदों का नाम कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड। वेद, यस, हाथ नीचे। उपनिषदों का नाम सुना है? उपनिषदों का भी सुना हुआ, नहीं सुना है कोई बात। कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में वेद और उपनिषद बहुत ही अमूल्य ग्रंथों में से एक हैं। इनके माध्यम से कैसे हम प्रकृति के साथ सुंदर जीवन जी सकते हैं, कैसे प्रकृति के साथ सारूप्य होकर जितना भी जीवन भगवान ने दिया है उसको अच्छे से जी सकते हैं, उसके कुछ नियम दिए हुए हैं। उपनिषद का एक पोर्शन है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें पंचकोश का सिद्धांत दिया हुआ है। जैसे हम शरीर को देखते हैं, शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। ऐसे ही योग में आज से हजारों साल पहले उपनिषद में बताया था कि हमारा जो आनंद है, हमारा जो सुख है, वो 3-4 चीज़ों से ढका हुआ है। और यदि हम उसको नहीं देख पाए तो जिंदगी भर हम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए थे
उस चीज़ का आनंद लेने में उतना हम भरपूर योगदान नहीं ले सकते इस जीवन से। वो 5 चीज़ें कौन सी है उसको मेरे साथ एक बार दोहराइए, फिर हम आगे चलते हैं। आज का की पॉइंट रहेगा, बहुत अच्छे से इसको आपको समझने का प्रयास करना है और मैं भी कोशिश करूंगा उसको अच्छे से समझाने की। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी। आपका ये जो शरीर है जो भी सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बॉडी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिंदगी भर हम गर्दन, कमर, हाथ, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझते हैं और लगता है कि यही प्रॉब्लम, जिसको कमर दर्द हो उसको ही पता है कि कमर दर्द क्या होता है। घुटनों में जिसको दर्द है उसको ही पता है कि घुटनों का दर्द क्या होता है। तो क्या हम शारीरिक पीड़ा से, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में योग का योगदान ले सकते हैं क्या? हाँ, वो चीज़ें मैं कुछ आज बताने वाला। दूसरी लेयर जो हमारे सुख और आनंद के ऊपर होती है वो है प्राण की। इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। ये जो हमारी श्वास है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके अंतर मन के आनंद के लिए। और तीसरी लेयर होती है मन। आपका मन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मन भी हमारे आनंद को प्रभावित कर देता है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इस मन को हम कैसे विकसित कर सकें, इस मन को कैसे परिमार्जित कर सकें, इस मन को कैसे अपने अनुरूप बना सकें, इसका भी ज्ञान हमको योग के माध्यम से बेहतर हो सकता है। और चौथी लेयर होती है विज्ञानमय कोश, यानी हमारी बुद्धि। यह बुद्धि भी कभी कभी जो है ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में क्रिएट कर। एंग्जाइटी, न्यूरोसिस उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। और इस उम्र में खास करके 60, 65, 70 के बाद ये जो छोटी छोटी परेशानी है ये आपके शरीर पर फिर आती है और वो शारीरिक पीड़ा देती है। तो पहला हुआ अन्न, फिजिकल बॉडी। दूसरा हुआ प्राण यानी प्राणमय कोश, प्राणिक बॉडी। तीसरा है मन, मेंटल बॉडी। चौथा है इंटेलेक्चुअल यानी आपका विज्ञान। और लास्ट में आपका बचता है आनंदमय कोश। योग के माध्यम से इन चारों द्वारों को हम कैसे खोल सकते हैं, ये चारों जो ऊपर परत है हमारे सुख के आसपास, इन सुख से जो हमको वंचित कर देती है, उसको धीरे धीरे खोलकर हम समझेंगे आज कि कैसे इन चारों द्वारों को हम खोलें और जीवन का जो बेहतर आनंद है उसको हम प्राप्त करें। यहीं और अभी उस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सके उसको बारे में हम चिंतन करेंगे। नाउ एंड हियर डिस्कवर द सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थ एंड जॉय ऑफ लिविंग। योग के माध्यम से हम अपने अंदर के जो मूल तत्व है उसको खोजें और जिंदगी के हर क्षण को बहुत आनंद में जिएं। यही योग का ध्येय है। इस तरह से योग के माध्यम से शरीर, मन, श्वास और अंतःकरण को शुद्ध, पवित्र और परिमार्जित कर कर हम जीवन को बेहतर अपने लिए बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा 1-2 चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद फिर इस विषय की ओर आएंगे और आपको थोड़ा सा प्रायोगिक भी कराऊंगा। आप लोग करेंगे प्रायोगिक? थोड़ा सा बैठे बैठे कर सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2-3 स्लाइड में हम योग को समझ लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब भारत के किसी व्यक्ति को योग से परिचय कराने की जरूरत है। हम सब में से सभी को कुछ न कुछ योग के बारे में जरूर पता होगा कि योग क्या है। ये कहाँ जन्म हुआ योग का? योग का जन्म कहाँ हुआ कोई बताएगा? हेलो, भारत में या नेपाल में? पक्का? हाँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कभी? यानी इसी महीने ना? हाँ, है ना, आने वाला है, तो उसको भी याद हमको करना है। अच्छा अवसर है कि आज 9 तारीख है, अगला कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। और ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? 10वां। 2015 से शुरू हुआ था, तब से आज पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं पूरे विश्व में जो मान्यता प्राप्त है।
उन सब में योग का अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ है। क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई ईसाई कंट्री है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन वो योग को क्यों आत्मसात कर रहे हैं? क्योंकि ये तो भारत का है भाई। क्या उससे एक चीज जो है वो सबको मिल रही है? मानव की आवश्यकता है, और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज पूरे विश्व में योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम सब भारतीयों को गर्व की बात है कि योग का प्रादुर्भाव हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा हुआ है। हमको योग को बहुत अच्छे से समझकर इसका लाभ लेना है। केवल बोलने मात्र से योग संभव है क्या? कि मैं बोलता रहूं योग 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 योग, संभव है? नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है, करने से ही होगा। तो योग हमारी परंपरा के साथ आया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? डिसिप्लिन है। जैसे आप सब लोग कितने अच्छे डिसिप्लिन से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट, एक छोटी सी परिभाषा योग की बता दूं। योग पशुवत मानव से महामानव और महामानव से देवीय मानव बनने की एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है। योग पशु से पशुपति होने का एक जरिया है। हम सब पशु यानी जन्मना जायते जंतु संस्कारात् द्विजुच्यते। बचपन में हम सब लोग कैसे होते हैं? किसी भी जाति, पंथ, मजहब, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी के हों, हम सब लोग एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं? हम उन्नत होते चले जाते हैं। वैसे वैसे हम उन्नत होते हैं और जीवन को समझते हैं, जीवन को समझाते हैं, और इस तरह परंपरा आगे बढ़ती। तो योग भी लगभग इसी तरह से एक बहुत अच्छा साइंस है, जो तय हो चुका है मेडिकल साइंस के अनुसार कि योग एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को क्योर भी किया जा सकता है। योगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आप सब लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वस्थ हैं, लेकिन योगा फॉर बेटर लिविंग, और बेहतर होने के लिए हम योग का अभ्यास करें, और स्वस्थ रहने के लिए इसका अभ्यास करें कि बीमारी आए ही नहीं, इसके लिए भी। इसलिए पूरे 200 कंट्री में आज योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। प्लीज नेक्स्ट। अब 2-3 बातें, हमारे शास्त्रों में योग कहां कहां और बताया गया है? वेदों में है, उपनिषद में है। श्रीमद् भगवद गीता का नाम सुना है आपने? हम सभी ने सुना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से योग को विस्तार से बताया। क्योंकि अभी मुझे अलग विषय की ओर अपने को चलना है, तो हम ज़्यादा उस पर समय नहीं देंगे। योगः कर्मसु कौशल। योग क्या है? अपने कर्मों में कुशलता। जैसे आप सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं, आप भी बहुत बड़े योगी रहे होंगे या योगी हैं, क्योंकि आपने अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज सम्मानजनक स्थिति से एक पूरे सत्र को निभाकर आप उससे सेवानिवृत्त हुए। तो योग वास्तव में कोई भी काम किया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से करने का नाम भी है। समत्वम योग उच्चते। जीवन में जैसे प्रारंभ में हमने डिस्कस किया था, सुख और दुख ये जीवन के पहलू हैं, हर एक के जीवन में आता ही है। मैंने सुख पहले भोग लिया तो निश्चित रूप से अब मुझे दुख आएगा। अगर मेरी मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति कैसी भी हो मैं उससे निपट लूंगा। और योग हमको अपनी मनस्थिति और अपनी आत्मस्थिति को अच्छा बनाने के लिए, पंचकोश के सिद्धांत को यदि हमने समझ लिया तो अपनी आत्मस्थिति जो हम सब की एक जैसी होती है, ईश्वर ही हमारे अंदर है, उसका रियलाइजेशन संभव है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छे से संभव है और वो बेहतर जीवन बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाती। कुछ पहलुओं को जीवन में हमने जान लिया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को जो दुख है उससे दूर रख सकते हैं और सुख है उसके समीप जा सकते हैं। राइट, आगे चलते प्लीज नेक्स्ट। अब योग बहुत प्रकार के हैं। जैसे मैंने बताया आप सब लोग कर्म योगी हैं।
हो सकता है कोई पूजा पाठ न करता हो, मंदिर न जाता हो, तो क्या वो योगी नहीं है? कोई आसन प्राणायाम नहीं करता है तो क्या वो योगी नहीं है? योग का मतलब शास्त्र में जो बताया गया है केवल आसन प्राणायाम करना नहीं है, वो उसका एक पक्ष है। वो इम्प्योरिटीज़ को फिजिकल लेवल पर, प्राणिक लेवल पर कम करने का लाभ, जैसे मैंने अभी पंचकोश का बताया, उसको प्यूरिफाई करने का। लेकिन यदि आप यम का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, जीवन में परमार्थ का पालन करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, अपने जीवन में शुचिता रखते हैं, वो शारीरिक मानसिक सभी तरह की, उससे जीवन में आप योग को निश्चित रूप से उतार पाते हैं। और इसका बहुत विस्तार से हमारे यहाँ स्वरूप दिया हुआ है। विशेषकर 4 प्रकार के योग का विवेकानंद ने उल्लेख किया है। कर्म योग, जिसका काम है आप कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करो। भक्ति योग, भजन से, डिवोशन के साथ। ज्ञान योग, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, वो ज्ञान योगी थे। और उसके बाद राजयोग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन, जो पतंजलि ने बताया। नेक्स्ट, अब यहाँ से अपनी बात को हम शुरू करते हैं कि बेहतर जीवन के लिए और क्या चाहिए। सुख दुख मैंने बताया, इसको बहुत ज़रूरत से अच्छे से समझना है। एक होता है होलिस्टिक हेल्थ, आपका निश्चित रूप से मेडिक्लेम होगा या आप एक मेडिक्लेम के अंदर सुरक्षित हैं और डॉक्टर आपको पूरा चेकअप करता है कि हाँ ये फिजिकली फिट है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो वो फिजिकल फिटनेस है आपकी। लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए और भी पैरामीटर को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से हम योग को अपने जीवन में बेहतर ढंग से उतार सकते हैं और उसका सर्वांगीण लाभ ले सकते हैं। तो कोई भी योग जो आप कर रहे हैं वो उसके निकट हो, जिससे ये पूरी होलिस्टिक हेल्थ आपको प्राप्त हो। आज मैं कुछ प्रायोगिक भी यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि इस एज में एक सीनियर सिटीजन जब हम हो जाते हैं तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन इस बॉडी में आते हैं। बैक एक है, नींद नहीं आना है, जॉइंट्स पेन है, घुटनों का दर्द है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो हम बेहतर ढंग से जानेंगे। नेक्स्ट, योग के ये 5 प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसको अच्छे से हमको समझना होता है। जब हम एकेडमिक रूप में योग कराते हैं तो उसमें मेडिटेशन भी आता है, शोधन क्रियाएं आती है, आसन आता है, प्राणायाम आता है। इन सब का उपयोग कर कर हम थेरेपेटिक योगा, इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको देते हैं। जैसे व्यक्ति नहीं नीचे बैठ पा रहा है तो चेयर पे बैठ के हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। वो शरीर में अशुद्धि है, वात पित्त कफ की, तो शोधन क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं और आसन का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस तरह के आसनों का अभ्यास होता है और इसको फिर मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, ये सब आसनों का स्वरूप है जो हमको पता होना चाहिए। इस तरह के ये आसनों का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि हमारे शरीर की जो ब्लॉकेज होते हैं, प्राणिक ब्लॉकेज का है, फिजिकल ब्लॉकेज का है, इमोशनल ब्लॉकेज का है, इसको दूर करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट, 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 ये कुंजल क्रिया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नाउ अभी हम यहाँ पर कुछ प्रायोगिक पक्ष को भी करेंगे। तो मेरे साथ आए हुए 2 विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ पर एमए योगा और डिप्लोमा योगा का पाठ्यक्रम चलता है, उसके दोनों विद्यार्थी हैं और वो आपके साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे और हम लोग साथ में करेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अपनी जगह पे सीधा बैठ जाइए। बैक शुड बी स्ट्रिक्ट। पंचकोश का थीम को याद रखिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमें बेहतर सुख के लिए इन चारों को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं ये जानना है और आगे बढ़ना है। चेयर पे बैठ, एक चेयर आगे दीजिए। हाँ, चेयर को आगे बैठ। आप बैठे हैं इस तरह से, दोनों हाथों को आगे सीधा कीजिए, फिंगर लॉक कर ऐसे फिंगर लॉक किया और धीरे से हाथ को आगे की तरफ टर्न कर दीजिए और धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। जाइए ऊपर।
यस। देखिए सिंपल सिंपल सी टेक्निक्स है जिससे बहुत बेहतर ढंग से इस शरीर का इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला कीवर्ड था मेरा अन्नमय कोश। ये जो फिजिकल बॉडी है इसके कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ, इसको कैसे बेहतर रख सकते, उसके लिए रीढ़ की हड्डी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस प्रैक्टिस से आप रीढ़ को स्वस्थ बनाने में बहुत मदद ले सकते हैं। अभी चाहे हो सकता है आपका जितना बन रहा है उतना करेंगे, लेकिन ये आप पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ। स्ट्रेच योर होल बॉडी अपवर्ड एंड स्टे हियर। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। धीरे धीरे हाथ को वहीं पर खोल दीजिए, फिंगर लॉक खोल दीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर से नीचे, आगे की ओर से, क्योंकि अभी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है तो आप आगे की ओर से। इस प्रैक्टिस से आप पूरी स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत सारे आसन अभ्यास हैं जिसके माध्यम से रीढ़ को आपको व्यायाम देना है। रीढ़ के बेसिक मूवमेंट्स होते हैं 5-6, वो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं जिससे रीढ़ को होगी। सेकंड प्रैक्टिस में हम क्या कर सकते हैं, हाथ को अगर या आपका चेयर पे ऐसे रखा हुआ है तो आपका राइट हैंड को चेयर पे रख दीजिए, ऐसा रख, और लेफ्ट हैंड को आप उल्टा कर रहे हैं ना, तो ऐसा कर लीजिए। हाँ, ये इसको उठा लो, इसको उठा लो, हाथ, एक हाथ को उठा लीजिए अपने, यस। सभी अपना राइट हैंड उठा लीजिए, राइट हैंड उठा लीजिए सभी। हाथ को डाउनवर्ड कीजिए, राइट हैंड सभी, ये इनका अपोजिट, जैसे ये किया हुआ है इन्होंने, इसका अपोजिट हाथ आपका रहेगा। इस और कर लीजिए। अब आप सभी को इधर की तरफ झुकाना है, लेफ्ट में झुका दीजिए, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, बस थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, रुके रहिए इधर, यस। थोड़ा सा साइड में आपको झुकाना है जिसकी साइड की मसल्स का अच्छा व्यायाम हो जाता है। कोहनियों को सीधा रखना है एंड वापस धीरे से हाथ नीचे डाउन कर। अब इसको एक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, चेयर हाथ को ऐसे रखकर अब लेफ्ट हैंड उठाइए आप लोग, बायां हाथ ऊपर खींचिए, हथेली को डाउनवर्ड करके रखिए, अपोजिट साइड में झुका दीजिए। हाथ इस तरह रखा हुआ है और थोड़ा सा साइड में आपको झुका, यस, झुके रहिए। ये जो खिंचाव है ये आपके प्रिवेंशन ऑफ बैक एक में बहुत उपयोगी है। इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक एक, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर वगैरह के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। एंड कम बैक, धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स। ये दूसरा मूवमेंट है स्पाइन का। अब तीसरे मूवमेंट में क्या करना है, लेफ्ट और राइट देखना होता है, क्योंकि जगह का अभाव है तो एक बार चाहे तो आप देखेंगे फिर करेंगे। पहले लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर जैसे अभी ये चेयर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो भी चेयर होती है उसमें आप इस तरह पकड़कर पीछे की तरफ गर्दन कंधे को इस तरह मोड़ सकते हैं। तो पूरा अपर बॉडी को इस तरह से आपने मोड़ दिया है तो रीढ़ को ट्विस्ट करने में बहुत आसानी हो जाए। राइट, करने का प्रयास करेंगे। देखो आप सभी लोग लेफ्ट में टर्न होके देखिए, पीछे थोड़ा सा लेफ्ट में, बाईं तरफ अपने, यस, बीच में आइए, देन राइट टर्न कीजिए धीरे से, स्लोली टर्न राइट एंड कम बैक, धीरे से बीच में आ जाइए। तो इस तरह से चेयर पे रहते हुए आप स्पाइन को 2-3 डायरेक्शन में अच्छे से ले जा सकते हैं और स्पाइन का पूरा व्यायाम। अब पैरों का और अपर लिम्स का, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, इन सब में भी छोटी छोटी मूवमेंट्स आपके बहुत उपयोगी हो जाते हैं। एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पर चेस्ट मसल को एक्सपांड करने के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ को कंधों के लेवल पे लाइए, हाथ को लेवल पे लाइए, एक बार देख लीजिए फिर साथ में करते हैं। हाँ, इस तरह रखा है। अब आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे दूर ले जाते हैं, पूरा एक्सटेंशन देना है आपको चेस्ट मसल, और धीरे धीरे दोनों हाथों को पास में लाना। राइट, अभी जगह का अभाव है तो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले लो और फिर ब्रीथ इन, फैलाइए ऐसे अपने हाथ को, ब्रीथ आउट, रिपीट 5 राउंड, श्वास भर लीजिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, ब्रीथ इन and breathe out, breathe in
एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। धीरे से हाथ नीचे। अब यहाँ पर गहरी श्वास। हर प्रैक्टिस के बीच में आपको लंबी श्वास का अभ्यास करना। आंखें बंद कर कर रीढ़ को सीधा रखना, शोल्डर को रिलैक्स रखना, एक लंबी श्वास। आप भी अच्छे बंद। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चेस्ट मसल्स के लिए ये दो प्रयोग भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं, जिससे चेस्ट, गर्दन की मांसपेशियों का बहुत अच्छा अभ्यास होता है। नाउ शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ को कंधों पर रख लीजिए। धीरे धीरे आगे की ओर से ऊपर जाना, अप एंड डाउन। 5 बार कीजिए अच्छे से। 1 2। जैसा कि अभी मेरे परिचय में बताया गया था, मुझे जापान में रहने का, भारतीय दूतावास में रहने का अवसर मिला था, तो आप लोग को भी मैं 1-2 शब्द जापानीज़ का सिखा के जाऊंगा। एक काउंटिंग होती है जापानीज़, कर लीजिए इसको। इची, नी, सान, योन, गो। उल्टा भी चलाइए। इची, नी, सान, योन, गो। रिलैक्स, हाथ नीचे। सामान्य श्वास प्रश्वास। टेक ए डीप ब्रीथ। छोटा सा सिद्धांत को ध्यान रखना है, जब भी कोई अभ्यास कर रहे हैं रुक रुक के करना। ऑल्टरनेट टेंशन रिलैक्सेशन। आप लोगों की उम्र में बहुत ज़्यादा तनाव देकर कोई अभ्यास करना रिकमेंडेड नहीं है। हमको किस लिए योगाभ्यास करना है? मेंटेन रहने के लिए। हमें अपने जॉइंट्स को, मसल्स को, लंग्स को, ब्रेन को रिलैक्स भी देना आना चाहिए। वो भी हेल्थ का एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। उस बात का हमको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बहुत ध्यान रखना है। अब पैरों की ओर से करते हैं। धीरे से पैरों को आगे की ओर सीधा कर लीजिए। आपने शूज़ पहन रखे तो पहने भी किया जा सकता है, एक आगे और पीछे। देखिए, एज के अकॉर्डिंग हमारी कॉर्नरी आर्टरीज, हमारी चेस्ट मसल्स, इन लोग में बहुत परिवर्तन आता है। छोटा छोटा व्यायाम से हम धीरे धीरे जो हमारे अंदर मांसपेशियों में, रक्तवाहिनियों में जो संकुचन होता है उसको कम कर सकते हैं। और उसमें ये छोटी प्रक्रिया बहुत काम आती है। ये जो काफ मसल्स है ये बहुत उपयोगी है। बैठे बैठे इसका अभ्यास तो कहीं भी किया जा सकता है। केवल एड़ी और पंजे को आगे पीछे चलाना है। अब ये बहुत इजी है, लेकिन रिमाइंडर अपने ब्रेन को देना पड़ेगा अपने कि हम इसको करें। आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, छोटा छोटा प्रयोग है। इवन साइकिल चलाने में इस मांसपेशियों का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। तो कम से कम इसको हमको 2-3 मिनट तक लगातार करना है और आगे पीछे स्ट्रेस लेना। रिलैक्स। फिर से गहरी श्वास भरे छोड़े, बेहतर श्वास लीजिए। बैठे बैठे एक काम तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, वो है गहरी श्वास, नियमित श्वास, लयबद्ध श्वास। दोनों हाथों को नीचे रखकर कंधे को रिलैक्स रखें। कभी कभी हमारा जो पोस्चर है, थोड़ा अपने पोस्चर को, यदि हमको अन्नमय कोश को ठीक रखना है तो अपने बैठने, उठने और सोने के तरीकों में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस लाएं। जब भी बैठ रहे हैं तो थोड़ा सीधा बैठेंगे। उससे क्या होगा, जो छोटा छोटा ऑस्टियोफाइट्स निकल जाते हैं, उम्र के साथ हड्डियों में परिवर्तन आ जाता है, मांसपेशियों में परिवर्तन आ जाता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। विशेषकर आपकी रीढ़ की हड्डी तब बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल उसका हो सकता है जब आप सीधा बैठने का ज़्यादा अभ्यास। तो चेयर पे भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा सपोर्टिंग है, लेकिन कोशिश करना है कुछ देर सीधा बैठने के, तो उससे हम रीढ़ को स्वस्थ रखें। अब आता घुटने का प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को रहता है। तो घुटने के लिए हम कौन सा ज़्यादा अच्छा अभ्यास कर सकते हैं? दोनों पैरों को उठाइए ऊपर। अब यहाँ आपने रखा हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा आपको पूरा बैंड नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से पूरा हिलाना है पैर, हिलाना बस, हाँ हिलाना, मारना नहीं है, हिलाना। घुटने को टाइट रख के हिलाओ ऊपर नीचे, हाँ ऐसे हिलाना, हाथ घुटने पे रख लो। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलाना, बस दोनों पैर मिला लो, हिलाना ऐसे। ये जो हमारी मसल्स होती है, थाई की मसल, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको मजबूत यदि हमने कर लिया तो घुटने का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कम कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों का जोड़ है, इसको बहुत बेहतर ढंग से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल
एक छोटी सी प्रक्रिया और है जो आप पलंग पर पैरों को सीधा रख के भी कर सकते हैं। वो एक कटोरी जो होती है ऊपर, उसको टाइट करना छोड़, अभी चेयर पे बैठे हुए हैं तो इस ढंग से किया जा सकता है। और पैरों को पूरा मोड़िए आप और फिर ऊपर उठाइए। 5 बार कीजिए, ऊपर और नीचे, धीरे धीरे ऊपर और नीचे। चल रहे, ऊपर और नीचे, राइट। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि सामान्यतः बहुत लंबे समय तक जब हम बैठते हैं तो पैरों को नीचे नीचे करके दिखा, ऐसे पूरा नीचे, हमारा सामान्यतः पैर ऐसा हो जाता है। कोशिश करना है जब हम लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो पैर कैसे होना चाहिए, सामने की ओर। इससे क्या होगा, जो रक्त संचार है वो बेहतर ढंग से हो सके और हम घुटनों को लंबे समय तक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते। इस दृष्टि से हमको देखना। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे लाइए सामने। उंगलियों में परिवर्तन आता है, जोड़ों के दर्द में उंगलियां और पैरों की उंगलियों में परिवर्तन। छोटे छोटे से मूवमेंट्स जो हैं, उंगलियां चलाइए एक गति के साथ, एक लय के साथ, धीरे धीरे। यदि हमने इस तरह से जोड़ों को चलाना है, फिर कलाई को ऊपर नीचे करनी है। ये जो कलाई जोड़ है बहुत समय तक इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ थक गया, मुड़ना कम हो गया, तो जोड़ों को लचीला बना धीरे धीरे आगे पीछे, आगे पीछे। अब मुट्ठियाँ बंद कीजिए, पूरा बाइसेप मसल्स को चला, मोड़ना है ऐसे धीरे धीरे, पूरा ट्विस्ट करो हाथों को। ये शोल्डर की मसल्स का इसमें बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। डायबिटीज़ जिनको थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है या ऊपर उठाने का जिनका अभ्यास नहीं होता है, व्यायाम की कमी होती है, तो कंधों में कड़ापन आ जाता, फ्रोजन शोल्डर हो जाता, उसको भी इस व्यायाम से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता। अब कोहनियों को पेट से लगा लीजिए ऐसे, अब दाएं बाएं से ले जाए, धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथों को ले जाए, तो शोल्डर मसल्स को खोलने में आपको बहुत मदद मिलती है, राइट। रिलैक्स। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, नींद का प्रॉब्लम होता है हम, बेहतर जो हमारी हेल्थ है वो अगर साउंड स्लीप होती है तो बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए 2 प्रयोग बहुत उपयोगी है। गर्दन की अभ्यास, स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन का थायराइड फंक्शन है, फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा इनबैलेंस हो जाता है, उसमें बहुत उपयोगी है ये ब्रह्म मुद्रा। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, साथ साथ करेंगे आप लोग भी। रीढ़ सीधा है, दोनों हाथ घुटनों पर है। सबसे पहले गर्दन को आगे झुकाना और पीछे लाना। 5 टाइम स्लोली बेंड फॉरवर्ड एंड गो बैक। धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाइए और पीछे ले जाइए, स्लोली, लिटिल मोर। ये पहला अभ्यास हो गया। नाउ रिलैक्स। सेकंड प्रैक्टिस में हमको क्या करना है, लैटरल बेंड। आपका दाहिनी और कान को और कंधे को मिलाने की कोशिश करें, राइट बैंड कीजिए। दोनों और धीरे धीरे थोड़ा सा झुकाया। ये लैटरल बैंडिंग आपकी गर्दन से जुड़ी हुई सारी रोगों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास में से एक है। 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स। थर्ड प्रैक्टिस में क्या करेंगे, ट्विस्टिंग। राइट टर्न कीजिए धीरे से गर्दन को और फिर लेफ्ट टर्न कीजिए। ब्रह्म मुद्रा इसलिए कहा गया है, इस अभ्यास से हमारा ब्रेन का जो हार्मोन्स होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स विशेषकर सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उसको सिक्रीट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस अभ्यास। आप केवल धीरे धीरे इस अभ्यास को करें, बीच बीच में सामान्य श्वास लें और फिर देखें कि आपको कितना इसका अच्छा लाभ मिलता है। 2 से 3 हफ्ते अच्छे से अभ्यास किया तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लगता है। अब रोटेशन करना, राइट से ऊपर 3 बार, धीरे धीरे राइट अप एंड लेफ्ट डाउन। छोटी सी प्रैक्टिस है, गर्दन के 4 मूवमेंट हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं मोड़ना, दाएं बाएं झुकाना और रोटेशन करना। धीरे धीरे पूरा प्रक्रिया को करना अच्छे से। गुड। उल्टा भी घुमाइए।
एंड रिलैक्स। इस तरह से ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास बहुत उपयोगी रहेगा। अब करते हैं पेट। ये जो हिस्सा होता है ये भी बड़ा सेंसिटिव है हमारे लिए। हाँ, सब कुछ इसका सवाल है, बोलते हैं ना, सब कुछ इसका सवाल है। तो पेट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उम्र के साथ होती है, तो उसमें हम एक छोटा सा प्रयोग मुट्ठी बंद कर नाभि के आसपास रखें। सामान्यतः यहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती है तो लिमिटेशन नहीं होती है, तो पेट आगे की तरफ चला जाता है, बेचारे को लिमिटेशन नहीं है। लेकिन योगाभ्यास करके हम थोड़ी लिमिटेशन दे सकते हैं उसको, भी पेट को अंदर खींचना। अब छोटा सा प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो हाथ नाभि के आसपास रखा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे झुकना, क्षमता अनुसार जितनी आपकी क्षमता है, थोड़ा सा झुका तो पेट पर दबाव देना। आगे झुकने वाले पोस्चर में आंखें बंद रखना, क्योंकि आंखों की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो रुक कर, हाँ, कुछ देर यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोस्टेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, पेनक्रियाज से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि पेट के ऊपर एक सकारात्मक दबाव आता है। एंड कम बैक, वापस एंड रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी श्वास। तो ये अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस है, जिसको हम अपना सकते हैं जीवन में और आगे बढ़। दूसरा है प्राणमय कोश। अब प्राणिक बॉडी के लेवल पर भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, तो उसमें केवल यौगिक श्वसन। आप सीधे बैठे हैं ऐसे, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि लास्ट के 5-7 मिनट और हैं, हम थोड़ा सा प्रयोग को एक साथ करते हैं। रीढ़ की सीधा रख लीजिए, रीढ़ को। ये छोटा सा प्रयोग सब कर सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको जरूर सीखें आप। सही तरीके से श्वास लेना। प्लीज़ लर्न द आर्ट ऑफ ब्रीथिंग। आपको आर्ट ऑफ लिविंग तो आता है, इसीलिए तो आपने पूरा अच्छा सा जीवन जिया है। लेकिन अब हमको फोकस और करना है कि हमारी जो ब्रीथ है वो बेहतर हो सके, जिससे छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती है, प्राणिक ब्लॉकेज होते हैं, फिजिकल ब्लॉकेज होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज होते हैं, उनको हम धीरे धीरे मिनिमाइज कर सकें। रीढ़ सीधा रखा, कंधों को रिलैक्स रखो, कंधों को रिलैक्स, बजाय कंधों को आगे की तरफ रखने के लिए ब्रॉड करके रखो। अब आपको यौगिक श्वसन करना है। यौगिक श्वसन यानी क्या? एक होता है शैलो ब्रीथ, जो प्राणमय कोश प्रभावित होता है जल्दी जल्दी श्वास लेने से। अच्छा, कुत्ते का आयु, डॉगी का आयु कितना होता है? 10 साल, 15 साल, 50 साल? नहीं, 50। देखिए पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? ऐसा मत सोचिए, सुख दुख की बात बोली है मैंने, तो उसके बाद से ये शुरू हो रहा है कि सुख रहने के लिए सब है, दुख को दूर करने के लिए। एक छोटा सा मनोरंजन के लिए मैं सुना देता हूँ बात को। एक बार भगवान के पास एक व्यक्ति गया, तो बोले किस्मत है मगर तकदीर नहीं खुलती, किस्मत है मगर तकदीर नहीं खुलती, बनाना चाहता हूँ ताजमहल लेकिन चाहता हूँ ताजमहल लेकिन मुमताज नहीं मिलती। तो भगवान ने बोला तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। थोड़े समय के बाद वापस उसको प्रॉब्लम, किस्मत है मगर तकदीर नहीं खुलती, बनाना चाहता हूँ ताजमहल, मुमताज मिल गई। अब क्या हुआ? भगवान ने उसको दे दिया, मिल गई मुमताज मगर शादी नहीं करती। अब मुमताज मिल गई लेकिन शादी नहीं कर पा रही है। ठीक है, भगवान ने बोला तथास्तु, शादी भी कर ले चल। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम जो हम मानव की होती है, फिर से उसको चुनौती है, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, बनाना चाहता हूँ ताजमहल लेकिन मुमताज मरती नहीं। तो हम जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे साथ कंप्लेन होती है। लाइफ में कंप्लेन करके आगे बढ़ने की बजाय उसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या उसमें सल्यूशन हो सकता है, उस पर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है जीवन बहुत बेहतर होगा। योग की दृष्टि से यदि हम जीवन को देखते हैं तो हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारी मनस्थिति अच्छी होती है और हमारी आत्मस्थिति को जानने में हम बेहतर योग का योगदान ले सकते हैं। अब छोटा सा प्रयोग यहाँ पे गहरी श्वास का। केवल गहरी श्वास लेने मात्र से बहुत सारी मन की भी और शरीर की भी व्याधियों को दूर किया जा सकता है, ऐसा विज्ञान ने सिद्ध किया। लंबी श्वास लीजिए, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 10 बार गहरी लंबी श्वास। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ।
श्वास ही तो लेना है, ना अड़ोसी का लेना है ना पड़ोसी का लेना है। भगवान ने सबको किसको दिया है? किसी से आपको इस समय हायर नहीं करना है, किसी से ऋण नहीं लेना है, आपका अपना खाता है भगवान के पास, उसी से मिल रहा है, पर उसको सही तरीके से लेना, नाभि तक उसको पहुंचाना। श्वास भरिए और छोड़िए, श्वासों में समय दीजिए। देखो डॉगी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसका जीवन कम है, लेकिन हाथी, कछुआ, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वहीं से हमको सीखना है कि हमारी जो श्वास है ये लंबी गहरी लेने की आदत पड़ जाएगी तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा। बहुत सारा शारीरिक और श्वास से संबंधित रोग को हम दूर कर सकते हैं। तो केवल लंबी श्वास लेने से ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग और कर लीजिए। हाथ को यहाँ पर रीफ्स पे रख लीजिए। रीफ, लास्ट रीफ जो है आपकी पसलियों पर है। अब श्वास को फील करना है आप। श्वास लेते समय क्या हो रहा है और छोड़ते समय क्या हो रहा है। कभी कभी उल्टा हो रहा होता है। श्वास लेते समय क्या करना है? फैलाना है कि संकुचन करना है? पक्का? अब क्या हो रहा है, कभी कभी उल्टा हो रहा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत होती है शरीर को। नैसर्गिक रूप में भी होता है, लेकिन ब्रेन को वापस रिकॉल करना है कि बचपन में जैसे हम श्वास लेते थे वैसे भी अभी लेना। श्वास भरिए और छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। यस, एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों घुटनों पर रख लीजिए। 5 बार फूंक मारना है बस आपको। श्वास लेना नासिका से और मुंह से फूंक मारना है। देखिए 5 बार केवल आपने इस तरह से लंबी श्वास को छोड़ने की आदत डाली। मुंह से छोड़ने से थोड़ा ज़्यादा छोड़ पाएंगे तो ज़्यादा ले पाएंगे। भगवान ने एक अद्भुत सिद्धांत हमारे शरीर में एक सिस्टम बनाया है, जितना छोड़ेंगे उतना मिलेगा। और सामान्यतः मनुष्य ने क्या है, बचाना शुरू कर दिया, नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इसलिए भी दुख उसके पास में भटकता रहता है। वो दुख को छोड़ता नहीं है, तो इसलिए दुख भी उसको नहीं छोड़ता। इसलिए दुख को छोड़ना है और सुख कैसे मिले उसके लिए निरंतर अपनी मनस्थिति को तैयार करना। तो इस तरह से डीप ब्रीथ। फिर आप देखिए लंबी श्वास। ये 5 बार आपने लंबा श्वास लिया है तो देखो आपका फेफड़ा पहले से ज़्यादा वर्क कर रहा है, राइट। अब एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं। श्वास लेना है और छोड़ते समय गुंजन करनी है। कैसे? लिया श्वास, गुंजन करते हुए छोड़ देना है। अभी कान वान को बंद नहीं करेंगे, केवल आवाज़ पे फोकस करेंगे। सभी से अनुरोध है मेरा, 5 बार ये अभ्यास करेंगे। देखिए सुख कहाँ भाग के जाएगा, देखते हैं आप। आपके पास आता है कि नहीं आता है? यस। सीधा बैठेंगे। 5 टाइम लॉन्ग डीप इनहेल एंड रिसाइट द हनी बी साउंड। हनी बी साउंड। एंड साउंड। अन्नमय कोश के लिए कुछ पोस्चर करना है, जॉइंट्स मूवमेंट करनी है। प्राणमय कोश के लिए गहरी लंबी श्वास का निरंतर अनवरत अभ्यास करना है। और मनोमय कोश के लिए इस तरह से छोटा छोटा प्रयोग करना है ध्यान का। कुछ देर शांति से बैठने का अभ्यास भी बहुत सारी हमारी शारीरिक मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। प्लीज़ सिट कंफर्टेबल, बैक शुड बी स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर नी। प्लीज़ मेरा अनुरोध है, आंखें थोड़ा देर के लिए बंद कर लीजिए और केवल अपनी श्वास या नासिका के अग्रभाग पे देखिए। सिट calm and quiet and be aware of your breath. Breathe in, breathe out. विज्ञानमय कोश,
ये जो बुद्धि है हमारी, आज का भी सोचती है, कल का भी इसको याद है जो हुआ था, आगे की भी वरीज करती है। अभी हमको केवल 5 नियम का पालन करना है मेडिटेशन के दौरान। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। मन को ये ट्रेनिंग देना है कि कोई भी चिंता है आएगी चली जाएगी। हमारे सामने जीवन में बहुत सारी समस्या आई और गई, तो ये भी शारीरिक मानसिक पीड़ा चली जाएगी। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। घृणा किसी से भी नहीं है। दुनिया में सब प्राणी जीव जंतु जो भी चीज बनाए सबका कुछ मूल्य है, सभी के लिए कुछ न कुछ भगवान ने सोचा है। वो हृदय को पवित्र बना के रखना है, शुद्ध बना के रखना। एंड लिव सिंपली। बिल्कुल सादा जीवन हमको रहना है। लिव लोकली, थिंक ग्लोबली। चौथा नियम है गिव मोर। हमको जीवन में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हम उसका कैसा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट नियम को ध्यान रखना है, वो है लेस एक्सपेक्टेशन। हमें दूसरों से कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना है, वो चाहे हमारे पारिवारिक लोग हों, चाहे हमारे मित्र लोग हों, जो भी हो। बहुत ज़्यादा अपेक्षा दुख का कारण होती है। ध्यान के दौरान प्रतिदिन हम इस इनपुट को शरीर में दें कि जो भी जीवन भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा है, जो प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है। हर एक चीज़ के प्रति अवेयरनेस रखना है। पानी पी रहे हैं तो भी अवेयरनेस है, श्वास ले रहे हैं तो भी अवेयरनेस है। अभी आपने बहुत अच्छा नाश्ता किया था, मैं देख रहा था, वो भी बहुत अच्छा हमको एंजॉय करना है। हर एक चीज़ में कोशिश करना है अच्छापन को ढूंढते रहें। धीरे धीरे इस लास्ट 1 मिनट थैंक्स टू गिव टू सुप्रीम पावर, जिसने ये बेहतर जीवन दिया है, उसको निरंतर हम याद करते रहें। जिसने यहाँ बैठने का सामर्थ्य दिया है, उस अखंड मंडलाकार को हमेशा ध्यान रखें। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाह। जो जानत वो कहत नहीं, और कहत जो जानत ना। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। धीरे धीरे अब अपने शरीर को, श्वासों को अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से पंचकोश का बारे में अच्छे से विचार कर, जो लास्ट में जो आनंद है आपको यहीं पे मिल रहा है। इस क्षण जो आनंद है वही आपका मूल तत्व है। इसी को वेदों में, उपनिषदों में, योग ने प्राप्ति के लिए ध्येय बताया है कि यही ध्येय है हम सबका, जिस आनंद में हम माँ के गर्भ में रहते बिना किसी कोई ज़रूरत के। इवन श्वास भोजन की भी ज़रूरत नहीं थी वहाँ, तो जिस बिना किसी चीज़ के हम आनंद में रह सकते थे, तो आज भी हम रह सकते हैं बिना किसी चीज़ के। प्रकृति के साथ रहते हुए, जीवन के आदर्शों का पालन करते हुए एक सादा और उच्च जीवन हम बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हैं, जिसमें प्रकृति को कोई हम नुकसान न पहुंचाएं, आसपास के लोगों के लिए हम उपयोगी बने रहें। यह जीवन बहुत बेहतर जीवन की ओर हमको अग्रसर कर सकता है, और योग उसका मार्गदर्शन देने में बहुत सक्षम है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि विश्व योगा दिवस आ रहा है, और योग के माध्यम से पूरा विश्व आज शांति की खोज में बढ़ रहा है और वो प्राप्त कर रहा है। हमारे पास वो है, हम उसको सबसे पहले स्वयं जानें और स्वयं लाभान्वित हों। पहले बी गुड एंड डू गुड। स्वयं पहले हमको लाभान्वित होना है, फिर दूसरों को लाभ देने के लिए बोलते हैं। एक अंतिम बात, अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख देने में हमारी भूमिका बनी रहे, इस बात का हमको जीवन में संकल्प लेना चाहिए। मुझे लगता है ये सब बातें बहुत हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी होती है योग की दृष्टि से। मुझे आज आपने याद किया, यहाँ पर एमपी जो का स्टेट जो बैंक एसोसिएशन है रिटायर्ड लोगों का, आप सब लोगों का मैं रिटायर्ड नहीं बोलूँगा। इसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ जो आप काम कर रहे होंगे परिवार में, एक ओजस्वी आप लोग हैं, मैं जो सामने देख रहा हूँ, आप लोगों ने याद किया, आप लोगों ने अच्छे धैर्यपूर्वक इसको सुना और अच्छे से प्रैक्टिस की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंत्र के साथ जिसमें सार्वभौमिक प्रार्थना है, जो आपके जीवन को भी बेहतरीन ढंग से मैं कामना करता हूं कि आप यशस्वी हों। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 75 साल से पूर्ण
साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका जीवन शतायु हो, उसलिए एक ही प्रार्थना है मेरे दिल से भी और योग शास्त्र की ओर से भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जीवन में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, किसी को भी दुख ना देखना पड़े और सभी का दुख दूर हो जाए, इसी यही कामना के साथ आज का वाणी को मैं विराम देता हूँ। 3 बार जो शांति बोला है उसका मीनिंग को भी ध्यान रखना है। आदि भौतिक दुख होता है, उससे भी भगवान हमारी रक्षा करे, योग से निश्चित रूप से रक्षा होगी। आदि दैविक दुख होता है, उससे भी भगवान हमारी रक्षा करे। और एक आध्यात्मिक दुख होता है, आध्यात्मिक दुख यानी मानसिक दुख, और उससे भी हम बेहतर ढंग से निपट सकते हैं योग के माध्यम से। आप उस आनंद के भागीदार हैं, योग उस आनंद को देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और आप सब लोग योग को अपनाएं, योग को जितना अपने लेवल पर आप बढ़ा सकते ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, अब मैं हमारे सभापति श्री माहेश्वरी जी को और अध्यक्ष श्री दिलावरी जी को, डॉक्टर शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। योग के शानदार कार्यक्रम के लिए एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर शर्मा का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।